मेरा भाई भी एक मिशनरी है, उसने कहा। जॉर्ज को झटका सा लगा। मिशनरी? कहीं एंटनी ग्रोव्स तो नहीं, जिन्होंने मसीही समर्पण नामक लेख लिखा था, जो बिना किसी संस्था की सहायता के विदेशों में सेवा के लिए निकले हैं? हाँ, उन्होंने विश्वास किया है कि परमेश्वर को खाड़ी देशों में उनकी आवश्यकता है। मेरी ग्रोव्स ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। हाँ, वो मेरे भाई हैं। हे प्रभु, यह युवती एंटनी ग्रोव्स की बहन है। एंटनी ग्रोव्स, जिसके मसीह समर्पण नामक लेख ने मेरे विचार एवं धारणाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। इब्नेसर चैपल में मेरी सालाना आय 55 पौंड है। एंटनी ग्रोव्स की सालाना आय 15,000 पौंड थी जब वे सब कुछ छोड़कर खाड़ी देश में मिशनरी बनकर गए थे। ऐसे महान व्यक्ति की बहन मेरे सामने बैठी है। मैं आपके भाई का बहुत आदर करता हूँ, जॉर्ज मुलर इतना ही कह पाए। उस दिन आराधनालय की ओर जाते हुए उनके मन में एमिगर का चित्र उभर आया। बहुत दिनों से वह उनके ख्यालों में नहीं थी। वह एमिगर और मेरी की तुलना करने लगे। एक तरफ एमिगर, जो एक मिशनरी को अछूत मानती है, तो दूसरी तरफ मेरी, जो गर्व के साथ कहती है कि उसका भाई एक मिशनरी है। वागनर का वह छोटा सा निजी कक्ष और एमिगर की व्यंग भरी हंसी को वो भुला नहीं पाए थे। जब वह संदेश देने के लिए खड़े हुए, तब भी उनके होठों पर जर्मन भाषा ही आ रही थी। अंग्रेजी शब्दों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। उस दिन का उनका संदेश उनके सबसे अच्छे संदेश में से एक नहीं था। फिर भी मिस्टर हेक्स और मिस मेरी ग्रोव्स जॉर्ज के पास पहुंचे। मिस्टर मुलर, आप वही प्रचार करते हैं जो बाइबल कहती है। हमें आपकी सहायता चाहिए। हो सके तो बीच बीच में आइएगा। टेन माउथ वापस पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा विवरण हेनरी क्रेग से कह सुनाया। चमकती हुई बालू के समान निष्कलंक मन है उसका। सच में वो एक मिशनरी की बहन है। हेनरी की 1.5 भौं को देखकर जॉर्ज को लगा कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। जॉर्ज, क्या कहा? तुम फिर से एक्स्टर में प्रचार करने जाओगे? हेनरी ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें वादा किया है। सप्ताह के बीच के दिनों की सभाओं का संचालन करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। हेनरी यह सुनकर मुस्कुराया। तुम्हारी उम्र 25 साल, वह कम से कम 33 साल की तो होगी। उम्र कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जाने दो, चाहे कुछ भी हो, वह एक निष्कलंक और समर्पण वाली युवती है। जॉर्ज के जीवन में और टेन माउथ की कलीसिया में कई बदलाव आने लगे। उनमें से एक था जॉर्ज का विश्वास के बपतिस्मे की ओर आकर्षित होना और उसे स्वीकार करना। हेनरी क्रेग पहले ही बपतिस्मा ले चुके थे। जॉर्ज अक्सर विश्वास के बपतिस्मे के विरोध में बातें किया करते थे, किंतु 1830 के अप्रैल महीने में सीड माउथ में हुई सभा और उसके पश्चात बपतिस्मे के विषय हुई बातचीत के बाद वह इस विषय में ज्यादा अध्ययन करने लगे। हेनरी क्रेग ने उन्हें बपतिस्मा दिया। एबनेजर चैपल के अधिकतर लोगों ने जॉर्ज का अनुकरण कर बपतिस्मा स्वीकार किया। अप्रैल के महीने में जॉर्ज ने अपनी कलीसिया की याजकी परंपराओं के विरुद्ध बोला। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि प्रचार केवल पादरी ही कर सकते थे, किंतु जॉर्ज मुलर ने कहा कि उनकी कलीसिया का कोई भी भाई दूसरों को आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन से संदेश दे सकता है। एक्स्टर के चैपल में जॉर्ज मुलर ने कई बार प्रचार किया। मेरी ग्रोव्स का समर्पण जॉर्ज के लिए आश्चर्य की बात थी। जॉर्ज को यह बात समझ में आ गई थी कि एक पुरुष के मन में एक स्त्री के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए उसकी खिलखिलाने वाली हंसी या महंगे वस्त्र और उत्तेजित करने वाले सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मीय दृष्टि, एक आडंबर रहित मन, इन सब से भी एक पुरुष आकर्षित हो सकता है। लेकिन विवाह के विषय में सोचने से उलझन होती थी। उन्हें जर्मनी में बिताए हुए जेल की जिंदगी याद आई। वे सोचने लगे कि विवाह करने से वह जेल के बंदी के समान तो नहीं हो जाएंगे। उन्हें एक ही जगह पर रहना तो नहीं पड़ जाएगा। रोते बिलखते बच्चे, अस्पताल, घर की जरूरतें। यदि परमेश्वर किसी स्थान के लिए बुलाता है तो विवाहित होने के कारण हाँ कहना असंभव तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा विचार है कि यह आपके लिए फंदा नहीं बनेगा, बल्कि यह आपको उड़ने के लिए पंख देगा। 7 अक्टूबर 1830 को जॉर्ज मुलर नामक जर्मन युवक का विवाह मेरी ग्रोव्स नामक ब्रिटिश युवती के साथ हुआ। विवाह समारोह बहुत ही साधारण था। निकट के मित्रों के साथ वे एक्स्टर के सेंट डेविड चर्च पहुंचे। रेवरेंड जॉन एमरोड के नेतृत्व में विवाह संपन्न हुआ। मित्रों के साथ हिक्स परिवार उत्तरी एक के अपने बोर्डिंग स्कूल में पहुंचे। उसके बाद सब ने साथ प्रभु भोज की संगति। शाम को ही पति पत्नी ने टेन माउथ के लिए यात्रा प्रारंभ किया। अगले ही दिन से वे दोनों सुसमाचार की सेवा में जुट गए। यह फंदा है
या पंख है? पहले ही दिन जॉर्ज ने ध्यान दिया, घर में कुछ बदलाव आ गया है। खिड़कियां, दरवाजे पर पर्दे नजर आने लगे। सुबह की चाय भी नए कप में मिली थी। एक सप्ताह बीत गया। एक शाम हेनरी, क्रेग, जॉर्ज और मेरी के साथ चाय पी रहे थे। चारों ओर देखकर उन्होंने कहा, हफ्ते भर में ही यहाँ कितना परिवर्तन आ गया है। जॉर्ज ने उनकी बातों को मजाक में नहीं लिया। आप ही कहिए, क्या अंतर आया? अच्छा, यह बात रहने दीजिए, यह बताइए इन परिवर्तनों के विषय में आप क्या सोचते हैं? जॉर्ज ने अपने बदले हुए घर की ओर देखकर कहा। यह तो मेरी सोचने से भी बढ़कर है मेरी। तुमने इसके पुरातन जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अद्भुत है। चाय के कप को होठों से हटाकर मेज पर रखकर मेरी जॉर्ज की ओर देखने लगी। ये सब इतना आसान नहीं था हेनरी। पिछले एक सप्ताह से मैं सफाई कर रही हूँ। सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। ठहरो, जॉर्ज ने जोर से मेज पर हाथ मारा। एक क्षण रुककर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यह सब देखकर आपको कैसा लग रहा है हेनरी? ये चांदी के बर्तन और बहुमूल्य डिनर सेट, ये मखमल के कुशन, महंगे कालीन, सच बताइए आपको कैसा लग रहा है? हेनरी समझ गया कि जॉर्ज गंभीर है। हेनरी ने मेरी की तरफ देखा जो घबराई हुई खड़ी थी। जॉर्ज, मैं सोचता हूं कि यह तुम्हारे जीवन और उपदेश के विपरीत है, उसने कहा। अच्छा, जॉर्ज ने कहा, यह हमारे प्रभु के जीवन और उपदेश के अनुसार है या नहीं? इस पृथ्वी पर जिसके पास सिर टिकाने के लिए भी जगह नहीं थी, उसके लिए यह घर आरामदायक होगा? हेनरी, मेरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वे बर्तन मैंने अपने घर से लाए हैं। उसकी आवाज शांत थी। और वह महंगी सजावट की वस्तुएं? हेनरी ने उत्सुकतावश पूछा। वे भी, और ये पर्दे भी, वे सब मैं अपने घर से लाई हूँ। तुम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, जॉर्ज ने उनकी बातों को अनसुनी करते हुए कहा। जॉर्ज, हेनरी ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मुझे ये चीजें पसंद है। मैं नहीं सोचता कि ये सब पसंद करने के कारण मैं नरक जाऊंगा, लेकिन क्या करूं? मेरी पत्नी के पास ये सब चीजें दहेज में लाने के लिए नहीं थी। तुम्हारी पत्नी के पास ये सब चीजें थी। अब तुम इन वस्तुओं का क्या करोगे? क्या तुम उन्हें वापस कर दोगे? जॉर्ज को लगा जैसे हेनरी उसके विचारों का मजाक उड़ा रहा हो। जॉर्ज, बताओ, मेरी अब इन वस्तुओं का क्या करेगी? क्या वह इन चीजों को वापस अपने घर छोड़ आए? नहीं, इतना ही काफी नहीं है। उसे उन वस्तुओं को पूर्णतः छोड़ना होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है। बाइबल? कहाँ? मेरी ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, लूका 12 का 33। हेनरी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। जॉर्ज, ये अक्षरशः पालन करने की बात नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। जॉर्ज अपनी बात पर अडिग रहे। जॉर्ज, क्या आप चाहते हैं कि मैं चांदी के इन बर्तनों को बेच दूं? केवल चांदी के बर्तन ही नहीं, बाकी सब कुछ भी। जॉर्ज, हेनरी ने आशंका से जॉर्ज को पुकारा, तुम्हारी वार्षिक आमदनी 55 पाउंड है, अर्थात एक महीने में 5 पाउंड भी नहीं। ये चांदी के बर्तन बैंक में जमा धन के समान है। जरूरत के समय। रुको, मैंने एक ऐसी युवती से विवाह किया है जो एंटनी ग्रोस की बहन है, जो एक नए पैसे की सहायता बिना खाड़ी देश में सुसमाचार प्रचार के लिए गए हैं। उस एंटनी ग्रोस से मैंने यह पाठ सीखा है। लेकिन अभी मेरे सामने ऐसी युवती खड़ी है जो अपनी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहती। सब कुछ बेचकर दान कर दो, यही परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मेरी ने जॉर्ज की तरफ देखा। वह निःशब्द प्रार्थना कर रहे थे। हे परमेश्वर, यह फंदा है या पंख है? मेरी बुदबुदाई। ठीक है जॉर्ज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। एक शाम को टेनमाउथ के समुद्र तट पर घूमते हुए जॉर्ज ने मेरी के हाथ को थाम लिया। तुम्हें मुझसे विरोध तो नहीं है? विरोध? क्यों? कहीं तुम यह तो नहीं डर रही हो कि मैं अगला कदम क्या उठाऊंगा? जॉर्ज, मैं भी परमेश्वर पर आसरा रखती हूँ। मेरी, तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाना परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। विवाह करने से मैं डरता था, लेकिन अब देखो, तुमने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी है कि मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं विवाहित हूँ कि नहीं। जॉर्ज, मेरी की आवाज गहरे प्रेम की अनुभूति के कारण कांप रही थी। मेरी, उसने प्यार से पुकारा। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे दिन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें आरंभ में थोड़ा डर भी लग सकता है। मैंने एक नया निर्णय लिया है। मैं बहुत दिन से ये कहना चाहता था। समुद्र की हवा सर्द हो चली थी। वह जॉर्ज से सटक कर चलने लगी। अपने कंधों पर जॉर्ज का हाथ उसे रिश्ते की गर्मी का एहसास करा गई। ऐसा ही एक अनुभव मुझे पहले भी हुआ है। मैंने अपने पिता से कहा था कि अब मैं कभी उनसे पैसे नहीं लूंगा। अब यह निर्णय लेते हुए मैं खुद को एक पक्षी के समान स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ।
हाँ, एक ऐसा पक्षी जो बहुत ऊपर नीले आसमान तक उड़ सकता है, जो पूरी तरह स्वतंत्र है। अच्छी बात है, मेरी ने आगे की ओर बढ़ते हुए कहा। आपका नया निर्णय क्या है? परमेश्वर ने आपसे क्या करने के लिए कहा है? मैंने अपनी कलीसिया की बैठक का फीस हटाने का निर्णय लिया है। उन दिनों प्यूरेंट कलीसियाओं का अभिशाप था। कलीसिया में बैठने के लिए सदस्यों को फीस देनी पड़ती थी। वेदी के पास की सीटों के लिए ज्यादा फीस और पीछे की सीटों के लिए कम फीस देनी पड़ती थी। इसलिए आगे की सीट पर केवल धनी लोग ही बैठते थे। उस कलीसिया के केंड्रेली नामक वृद्ध को जॉर्ज ने याद किया, जो पीछे बैठकर संदेशकर्ता के होठों को पढ़ने का प्रयास करते थे। जॉर्ज ने माना कि यह मसीहत की आत्मा के विपरीत है। एबनेजर चैपल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे इस बात के लिए तैयार होंगे। वे वर्षों से इस परंपरा को मानते रहे हैं, किंतु मेरी उन्हें यह छोड़ना ही होगा। लेकिन जॉर्ज, मेरी ने समझाना चाहा, कलीसिया की आमदनी का मुख्य जरिया यही है। उसी में से वे आपको तनख्वाह देते हैं। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वे उसे छोड़ सकते हैं। प्यूरेंट से ही मुझे तनख्वाह दी जाती है। तब मैं यह निर्णय कर सकता हूँ कि मुझे तनख्वाह चाहिए या नहीं। जॉर्ज चलते चलते रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। मैं समझ गई जॉर्ज, मेरी ने शांत स्वर में कहा। जॉर्ज पुनः उस अनुभूति में खो गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पंख निकल आए हो। अक्टूबर 1830 का अंतिम सप्ताह। जॉर्ज मुलर और मेरी अपने निवास स्थान से एबनेजर चैपल की ओर जा रहे थे। वह इतवार का दिन नहीं था, न ही कोई विशेष प्रार्थना सभा थी। कील ले ली हो ना मेरी? हाँ, मेरे पास है। हथौड़ी मेरे कोट की जेब में है, चैपल की चाबी भी। उस रात समुद्र शांत था। चारों तरफ चंद्रमा की ठंडी रोशनी फैली हुई थी। वे चैपल के सामने पहुंचे। उन्होंने चैपल का द्वार खोला। जॉर्ज, एक क्षण रुको, देखो ये तारे कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरी ने कहा। जॉर्ज समझ गए कि मेरी अपने इस नए निर्णय के आने वाले परिणाम से व्याकुल नहीं है। अब भी वह प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर रही है। हमारा आने वाला जीवन भी इसी प्रकार सुंदर होगा। मेरी ने सहमति से सिर हिलाया। वह बक्सा कहाँ है? उसने बक्सा जॉर्ज के हाथों में दे दिया। बहुत जल्दी ही जॉर्ज ने उस बक्से को वहां स्थापित कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने हाथ से लिखा हुआ नोटिस भी लगा दिया। थोड़ा पीछे हटकर जॉर्ज ने हल्की रोशनी में उस नोटिस को पढ़ा। आज से आपका पास्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। अब जो भी उदारता के साथ इस बॉक्स में डाला जाएगा उसी से वह जिएंगे। वह कभी भी किसी से धन की मांग नहीं करेंगे। वो अपनी आवश्यकताओं के लिए केवल परमेश्वर से ही कहेंगे। जॉर्ज ने गहरी सांस ली। अब कैसा लग रहा है जॉर्ज? मेरी ने पूछा। मैं उड़ रहा हूँ, जॉर्ज ने कहा। मैं भी। मेरी ने उसकी बात का समर्थन किया। चैपल बंद करके वे अपने घर की ओर लौटने लगे।